हेलो एवरीवन। आज तारीख है 17 जून 2025। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे न्यूज़ के तो वो होंगे, एक तो हम भारत के व्यापार घाटे के बारे में पता करेंगे, बढ़ा है या कम हुआ है। दूसरा है पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो उन्होंने साइप्रस कंट्री है जो उसकी यात्रा की है, उसी दौरान उन्हें ये उस देश का जो सर्वोच्च हाईएस्ट जो सिविलियन ऑर्डर होता है, जो ऑनर होता है, मतलब सबसे ऊंचा सम्मान होता है जो उस देश का, वो मिला है। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। इंडियाज़ टोटल ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू $6.6 बिलियन एज टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रो। मतलब कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की वजह से जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा, वो कम हुआ है, $6.6 बिलियन रह गया है। चर्चा में क्यों है? जो मई 2025 है तो उस समय क्या हुआ, भारत का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ चुका था। कितना बढ़ा है? $71.12 अरब हो गया, और आयात जो है वो $77.75 अरब रह गया है, मतलब कम हो चुका है। जिससे क्या हुआ, अरब व्यापार घाटा जिससे व्यापार घाटा 6.62 अरब आए। ये आंकड़ा मतलब कि दिया गया है एक रिपोर्ट में, तो आप देख सकते हैं द हिंदू की रिपोर्ट में ये आंकड़ा आया, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 2.8% वो मतलब बढ़ा है। और जो है ट्रेड डेफिसिट, मतलब कि जो घाटा है वो पहले कितना था, पहले मतलब ज़्यादा था, अब वो कम हो चुका है। तो अब देखिए व्यापार घाटा क्या होता है। जब किसी भी देश का अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो उसे घाटे का हम व्यापार बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर हम सरल शब्दों में भी देखें, अगर हमने किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को 10 रुपये की चीज़ बेची है और हमने उससे 20 रुपये की चीज़ खरीद ली है, तो इट मीन्स हमें कितने रुपए का घाटा हुआ? 10 रुपये का, क्योंकि वो 10 रुपये हमारी जेब से चले गए एक्स्ट्रा, है ना। तो इसी वजह से हम इसे व्यापार घाटा कह सकते हैं। जब किसी देश विदेश में जितना सामान या सेवाएं खरीदता है कोई देश, ठीक है, तो उससे कम सामान या सेवाएं बेचता है तो उस समय घाटे का व्यापार चल रहा होता है। तो इसका कैसे मतलब पता किया जाता है? तो व्यापार घाटा पता करने के लिए जैसे कुल आयात का मूल्य माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब कि जो हमने किया है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो उससे जो राशि निकल कर आएगी उतना हमें घाटा होगा व्यापार में। उदाहरण दिया हुआ है रिसेंटली का, यदि भारत के एक महीने में 50 अरब का सामान और सेवाएं आयात करता है, मतलब कि आयात मतलब वहाँ से मंगवाता है किसी और देश से, लेकिन सिर्फ 43.4 अरब का निर्यात करता है, तो व्यापार घाटा कितना रहेगा? 6.6 अरब रह जाएगा। अब देखिए व्यापार घाटा कई तरह का होता है। एक तो होता है माल का व्यापार घाटा, जिसमें कुछ वस्तुओं का जो आयात निर्यात का अंतर होता है। दूसरा होता है सेवाओं का, जैसे कि आईटी हो गया या पर्यटन क्षेत्र, है ना, तो ऐसे में सेवा व्यापार घाटा होता है। और अगर इनको टोटल व्यापार घाटा निकालना हो तो माल और सेवाओं का दोनों का मतलब पहले ऐड करके फिर उनको माइनस करना होता है। अब इसके प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव तो ये होता है कि जो देश की मुद्रा होती है उस पर दबाव डाल सकता है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, मतलब कि भारत, मान लीजिए अगर भारत की बात हो रही है तो भारत अगर इंपोर्ट का मतलब ज़्यादा करेगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? भारत में विदेशी मुद्रा, उसका जो भी भंडार होगा वो कम होगा, विदेशी मुद्रा कम रख पाएगा भारत, और आर्थिक निर्भरता वो बढ़ जाएगी। सकारात्मक इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अगर आयात उत्पादन बढ़ता है, जैसे कि मशीनरी के लिए, तो ये क्या होता है? दीर्घकाल की लंबे समय के विकास में ये काम आ सकता है। अब देखिए निर्यात में क्या हुआ? वृद्धि हुई है, तभी तो व्यापार घाटा हमारा कम हुआ है ना। विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो निर्यात है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, मतलब बढ़ चुका है। इसी वजह से जो व्यापार घाटा है वो कम रह गया है। भारत के जो गैर पेट्रोलियम निर्यात है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अप्रैल 2025 का जो निर्यात था वो 9.03% से बढ़कर 38.49 अरब हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, फार्मास्यूटिकल, इन सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मशीनरी वगैरह ही आती है, इंजीनियरिंग का सामान ये भी मशीनरी में, और फार्मास्यूटिकल जैसे दवाइयाँ या कुछ और,
तो इसी वजह से तो सेवा निर्यात भी बढ़ चुका है, मतलब जो सर्विस है, सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। अप्रैल 2025 में 35.31 अरब डॉलर था, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। उसके बाद आयात और व्यापार घाटा क्या है। अगर आयात में कमी होती है, विशेष रूप से जो गैर जरूरी वस्तुएं होती है जिनकी ज़रूरत कम होती है, जैसे सोना या कच्चे तेल में, व्यापार के घाटे को कम करने में मदद हो सकती है। जैसे फरवरी 2025 में सोने और कच्चे तेल के आयात में कमी के कारण व्यापार घाटा 42 महीनों के निचले स्तर 14.5 अरब डॉलर पर था। अब मई 2025 में आयात कितना था, 77.75 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़ा कम है, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में भी योगदान मिल रहा है। अब देखिए भारत का जो निर्यात आयात है, जो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो वस्तुएं होती हैं जो निर्यात के लिए कौन कौन सी निर्यात करते हैं हम। इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, तो ये सभी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की अगर बात करें तो ऑयल और मिनरल फ्यूल्स करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी हम इंपोर्ट भी करते हैं, बॉयलर्स और मशीनरी, एयरलाइंसेंस, अप्लायंसेस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट्स, तो ये सभी हम इंपोर्ट करते हैं। एक होता है ट्रेड बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, एक समय अवधि के दौरान निर्यात और आयात की वैल्यू के बीच का अंतर होता है। एक सकारात्मक ट्रेड बैलेंस व्यापार अधिवेश यानी कि ट्रेड सरप्लस को दर्शाता है अगर सकारात्मक ट्रेड बैलेंस है, नकारात्मक है व्यापार घाटे को दर्शाता है। तो इसी वजह से अगर हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है तो इट मीन्स कि हमारा जो नकारात्मक ट्रेड बैलेंस चल रहा है। तो भारत का जो 2021 से 24 के बीच का जो भी ट्रेड बैलेंस था, आप देख सकते हैं 20-21 से 21, 22-23, 23-24, तो जो ट्रेड बैलेंस है इतना कम हो चुका है। अब देखिए निर्यात जो हमने देख ही लिया था, क्या क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी होते हैं, फार्मास्यूटिकल में दवाइयाँ, जेनेरिक ड्रग्स, वैक्सीन वगैरह। कृषि में भी हम चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, ऐसी जो कैश क्रॉप्स होती है वो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट। कृषि के हो गया। उसके बाद वस्त्र, जिसमें कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स और सूती धागे। उसके अलावा हीरे, सोने, कीमती पत्थर, ये सभी हम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम में रिफाइंड पेट्रोल, डीजल और भी जो ईंधन होते हैं वो हम सब क्या करते हैं, उसका निर्यात करते हैं। अगर हम निर्यात ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब आयात कम कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो व्यापार घाटा है वो सही चल रहा है, हमारा जो व्यापार है वो घाटे का नहीं होगा। सेवा निर्यात, जिसमें हम सेवाएं, जो सर्विस हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कॉल सेंटर, तकनीकी सहायता, तो ये सभी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। उसके अलावा जो टूरिज़्म होता है, तो उसमें जो टूरिज़्म क्षेत्र है हमारा, है ना, टूरिज़्म, तो और उसके बाद जो आतिथ्य होते हैं, मतलब मेहमान वगैरह, कभी भारत में कोई बाहर से कोई और आ गया है ना, किसी को हम चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं, तो उसके लिए भी हम जो सेवाएं हैं वो निर्यात करते हैं। शिक्षा की जो सेवाएं होती है उसमें विदेशी छात्र जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं, भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर फ़ॉरेन का कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको भी सर्विस दी जाती है। अब देखिए माल आयात के हम जो इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल तो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीजल और जो भी ईंधन होते हैं सऊदी अरब और यूएई से हम करते हैं। हालांकि ईरान से भी हम किसी प्रकार, मतलब कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा सोने और कीमती जो वस्तुएं होती हैं वो आभूषण के लिए या औद्योगिक उपयोग के लिए हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, जिसमें स्मार्टफोन भी हम इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लैपटॉप और सेमीकंडक्टर ये हम करते हैं चीन और दक्षिण कोरिया से। मशीनरी में जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, औद्योगिक मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, या किसी भी वस्तु को बनाने हो, किसी भी मशीन के निर्माण के लिए जो हमें उपकरण चाहिए होते हैं वो सभी। उसके अलावा उर्वरक, रासायनिक कच्चे माल और औद्योगिक रसायन। खाद्य तेल, जिसमें पाम तेल और पाम ऑयल जो होता है और सोयाबीन ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हम जो सर्विसेज क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, विदेशी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेवाएं, परिवहन के लिए
परामर्श सेवाएं, विदेशी कंपनियों से जो हम प्रबंधन या तकनीकी परामर्श लेते हैं। यात्रा को रिलेटेड भी, जैसे पर्यटन या शिक्षा, उसके क्षेत्र में भी हम क्या करते हैं, विदेशी यात्रा पर पैसे खर्च होते हैं भारतीय नागरिकों के द्वारा, वो करते हैं खर्च। शिक्षा पर खर्च करते हैं तो वो क्या होता है, आयात होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, तो इन सभी के लिए लाइसेंस के लिए भी कुछ फीस लगती है, तो वो भी हमारे आयात में आता है। अब देखिए भारत के जो सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर, मतलब ट्रेड जो पार्टनर है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये 2024 का डेटा है। जैसे यूएसए सबसे पहले था, फिर यूएई, नीदरलैंड, चीन और सिंगापुर। तो ये सब है निर्यात में, मतलब कि हम जिनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, यूएसए को करते हैं, उसके बाद यूएई, नीदरलैंड को, चीन, सिंगापुर, तो इन सभी को हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारा होता है चीन से, उसके बाद रूस, यूएई, यूएसए और सऊदी अरब, तो इन सभी से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं कि भारत जो है दुनिया का कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है कटे हुए हीरे और पॉलिश किए हुए डायमंड का, तो वो भारत है। भारत सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देश में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ऑयल भारत में होता है। चीन सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक पार्टनर है, जो कि भारत के कुल व्यापार का 15% से अधिक हिस्सा रखता है। मतलब भारत का जो कुल व्यापार अगर हम देखें ट्रेड, तो 15% से ज़्यादा हिस्सा चीन के पास होता है। तो चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए दूसरी न्यूज़ है, इंडिया बैक्स अ पीसफुली रेजोल्यूशन ऑफ द साइप्रस क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो भी साइप्रस की समस्या चल रही है उनके मुद्दों को मतलब शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन करने के लिए भारत ने ये चीज़ दोहराई है। मतलब भारत ने समर्थन दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने मुद्दों को सुलझाओ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार ही समाधान पर जोर दिया, जैसे कि जो यूएन होता है वो भी समाधान मतलब शांतिपूर्ण समाधान निकालने में विश्वास रखता है ना। तो ऐसे में ही भारत ने भी इसी बात के अनुरूप जो प्रस्ताव रखा है सुरक्षा परिषद ने यूएन की, तो वो ही भारत भी उसका समर्थन करता है। ये बयान कब दिया मोदी जी ने, जब वो साइप्रस की यात्रा के लिए गए हैं। यहाँ पर मैप में आप पहले लोकेशन देखिए, साइप्रस कंट्री यहाँ कहाँ पर है। ये है सऊदी अरब, उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है जो, तो उसके बीच में ये एक आइलैंड की तरह बना हुआ है साइप्रस कंट्री। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये इजराइल, लेबनान, सीरिया, इन सभी के बिल्कुल सामने है ये साइप्रस। अब देखिए साइप्रस का मुद्दा क्या है जिसको लेकर ये मतलब कि बयान आया है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो साइप्रस पर भी जैसे भारत पर बहुत से लोगों ने राज किया, जैसे अंग्रेजों ने किया, मुगलों शासकों और भी शासकों ने, तो उसी तरह से ही फारसी, रोमनों और बीजेंटिनों, क्रूसेडरों और ऑटोमन साम्राज्य ने साइप्रस पर भी कब्जा किया हुआ था। फिर ब्रिटिश शासन आता है 1878 में, ऑटोमन साम्राज्य ने जो साइप्रस को ब्रिटेन को सौंप दिया था। फिर 1925 में ये ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था, जैसे भारत बना था। इसी दौरान ग्रीक साइप्रिट्स और तुर्क साइप्रियस्ट के बीच तनाव बढ़ने लगे। ग्रीक और जो तुर्की लोग रहने वाले थे साइप्रस कंट्री में, तो उनके बीच आपसी विवाद और जो तनाव थे वो बढ़ चुके थे। ग्रीक जो थे वो यूनान के साथ एकीकरण करना चाहते थे और जो तुर्की थे वो उसका विरोध करते थे। तो इसी तरह उनकी जो आपसी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। फिर 1960 में स्वतंत्र हो जाता है। ज्यूरिख और लंदन समझौते के तहत ब्रिटेन से उन्हें आज़ादी मिलती है। फिर द्वै सांप्रदायिक संविधान बनाया गया था, मतलब वहाँ पर दो संप्रदायों का संविधान बना था, जिसमें ग्रीक और तुर्की के बीच सत्ता साझा करने की एक व्यवस्था की गई थी। यूनान, तुर्की और ब्रिटेन जो थे वो गारंटर शक्तियाँ बने थे, मतलब कि यूनान, तुर्की और ब्रिटेन जो थे ये गारंटर के तौर पर इन्होंने उनका समर्थन किया था कि हम गारंटी देते हैं कि आप जो
ग्रीक और तुर्क साइप्रियट्स हैं तो उनके बीच जो सत्ता होगी वो साझी की जाएगी। फिर उसके बाद कुछ जातीय तनाव दिखने लगे, है ना, जहाँ पर दो समुदाय होंगे और वो अपने अपने समुदायों का हित चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, तनाव बढ़ने लगेंगे। तो ग्रीक साइप्रियट्स ने संविधान में संशोधन की मांग की, जिसे तुर्क साइप्रियट्स ने मना कर दिया था, और संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना फिर तैनात कर दी थी। तो इसी वजह से ये जो मतलब कि तनाव था वो बढ़ रहा था लगातार। इसके बाद तुर्की आक्रमण होता है और फिर विभाजन हो जाता है। 1974 में तख्ता पलट होता है और ग्रीक समर्पित जो सैन्य तख्ता पलट ने साइप्रस में राष्ट्रीय मकारियोस को हटाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य एनोसिस था। उन्होंने कहा कि तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण किया है, जिसे तुर्की शांति अभियान कहता है। तुर्की ने द्वीप के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद फिर क्या होता है, जब उनमें संविधान को लेकर बातचीत चलती है, लड़ाइयाँ होती है, तो तुर्की उन पर अटैक कर देता है। ये आइलैंड का वास्तविक विकास होता है, विभाजन हो जाता है, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। उसको निकोसिया भी जो निकोसिया को भी बांट देता है। लगभग 1,50,000 ग्रीक जो साइप्रियट्स उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं और 50,000 तुर्क साइप्रियट्स जो दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। 1983 में उत्तरी साइप्रस ने स्वयं को उत्तर साइप्रस का तुर्की गणराज्य घोषित कर दिया था, जिसे केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद शांति प्रयास किए जाते हैं और वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें, जब संयुक्त राष्ट्र ने 1970 में शांति वार्ताएं मतलब शांति वार्तालाप को आयोजित किया, तो उस समय कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। और फिर अभी वर्तमान में क्या है, साइप्रस अभी भी विभाजित है, मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे दक्षिण में उसको साइप्रस गणराज्य कहा जाता है, जो कि 2004 से वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन चुका है। उत्तरी साइप्रस जो है केवल तुर्की द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, किसी और कंट्री ने उसको मान्यता नहीं दी है, और आर्थिक रूप से वो तुर्की पर ही निर्भर है। और नवीनतम विकास अगर देखें तो तुर्की ने 2 राष्ट्र का समाधान निकाला है। ग्रीक साइप्रियट्स और यूरोपीय संघ एकीकृत संघीय समाधान चाहते हैं। मतलब इतना आप ध्यान में रखिएगा, जो नॉर्थ साइप्रस है उसको सिर्फ तुर्की के द्वारा मान्यता दी गई, क्योंकि तुर्की उसको समर्थन करता है, पूरी तरह से वो तुर्की पर ही डिपेंड है। लेकिन जो दक्षिण है वो साइप्रस गणराज्य है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब UN के द्वारा भी उसको मान्यता दी गई है, और यूरोपीय यूनियन का वो एक हिस्सा है। इसके बाद इनके बीच ऊर्जा संसाधन, जो कि पूर्व भूमध्य सागर में जो गैस भंडार मिलते हैं, तो उससे क्या हो, तनाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो भारत की इस पर भूमिका क्या है? भारत ने साइप्रस मुद्दे पर हमेशा संयुक्त राष्ट्र के जो प्रस्ताव हैं उस पर शांतिपूर्ण समाधान करने का समर्थन किया। मतलब भारत शुरू से ही चाहता है, हमेशा ही भारत ने कहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इन मुद्दों को आप संभाल सकते हैं, मतलब इन मुद्दों को ख़त्म कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 2025 में साइप्रस की अपनी यात्रा करते हैं, और वहाँ पर उन्हें क्या होता है, एक सम्मान दिया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जो ढांचे के तहत संप्रभुता शांति पर जोर दिया जाता है। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो भी संप्रभुता और शांति पर जोर देता है, तो उसी तरह भारत ने भी इस चीज़ का समर्थन किया है। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें, भारत को इसका जो साइप्रस का तो नेशनल जो मतलब हाईएस्ट जो होता है सिविलियन ऑनर वो मिला है, लेकिन इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिसे PM मोदी ने सम्मान किया है, जिसने PM मोदी को सम्मान किया गया। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद का, ये सऊदी अरब के द्वारा 2016 में मिलने शुरू हुए थे। 2014 में पहली बार PM मोदी जो मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद 16 में उन्हें अवार्ड मिलने शुरू हो गए, 16 में, फिर 18 में, 19 में, मतलब इतने सारे देश आप देख सकते हैं, बहुत सारे देशों की उन्होंने यात्रा की है। तो आप इसमें देख सकते हैं सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, मालदीव, UAE, बहरीन, US, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस, कुवैत और साइप्रस। तो ये अभी मिला 2025 में साइप्रस का। इसका नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, मतलब ये इसका नाम ये है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। तो उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है उनके द्वारा। अब हमारी जो तीसरी न्यूज़ है, अमित शाह ने लॉन्च किया है एक मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर बेटर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, टूल फॉर रियल टाइम रिस्पांस, अ नेशनल डाटाबेस एंड फ्लड हज़ार्ड एटलस ऑफ असम वेयर अनवील्ड। तो ये बहुत सी भारत की परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है ये। इसको
मतलब क्या इसका नाम क्या है, एकीकृत नियंत्रण कक्ष ICR, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। राष्ट्रीय आपातकाल प्रबंधन डाटाबेस लाइट 2.0 इसका वर्जन है। ये असम का बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस से प्रभावित है, मतलब उससे ये प्रेरित होकर इसने लॉन्च किया है। आपदा प्रबंधन में गति, सटीकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके लाभ क्या हैं? तेज और सटीक निर्णय लेना, एकीकृत जो नियंत्रण होगा वो उपग्रह डेटा जो सैटेलाइट होते हैं और वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ ही आपदा प्रबंधन में सटीक निर्णय लेने में भी मदद करेगा। डेटा प्रबंधन और महत्व, आपदा से जो भी संबंधित डेटा होगा उसको व्यवस्थित सुलभ बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो राहत कार्य होते हैं उसकी योजना निष्पादन में भी सुधार किया जा सकता है। असम का जो बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस बाढ़ संभावित क्षेत्रों की जो सटीक मैपिंग करता है, तो जिससे क्या होगा, पूर्व चेतावनी और तैयारी में सहायता मिलती है। अगर हमें पूर्व चेतावनी मिल जाए कि अभी यहाँ बाढ़ आने वाली या क्या कुछ होने वाला, तो उसके लिए हमें क्या करने चाहिए, उस प्रबंधन के भी हमें ये निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। राहत कार्यों में दक्षता हो सकती है। प्लेटफॉर्म जो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बचाव और राहत कार्यों को तेज, प्रभावी और समन्वित बनाता है। पर्यावरण का संरक्षण होगा। तकनीकी उपकरणों का उपयोग आपदा प्रबंधन में पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। शून्य हताहत, जो हमारा नुकसान होता है, जो भी इतना लॉस होता है वो शून्य हो सकता है, जिससे मानवीय क्षति को कम किया जाएगा। क्योंकि जब भी बाढ़, सुनामी या और भी भूचाल वगैरह कुछ आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे संसाधनों के साथ साथ मानवीय नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है ना, कईयों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा मानवीय नुकसान मिलता है। वैश्विक नेतृत्व इसका किया जा सकता है। भारत जो आपदा प्रबंधन में वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है कि पूरे विश्व में हमारा अच्छा खासा जोर हो, भी अच्छा खासे हमारा प्रभाव हो कि हम जो आपदा प्रबंधन को कंट्रोल करने में सक्षम है। अब इसके प्रयोग क्या क्या होंगे? प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़, भूकंप, चक्रवात और जो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, जो मानव के द्वारा बनाई, जैसे आग हम लगाते हैं जंगलों में या कहीं पर भी लग जाती है। रासायनिक का रिसाव होता है, जो हमारे फैक्ट्रियां जो कारखाने बने होते हैं उनमें जो भी केमिकल्स निकलते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ये भी एक आपदा में ही आता है। उसके प्रबंधन में इसको यूज़ किया जाएगा। बाढ़ में, भूकंप, चक्रवात, उसके अलावा आग, रासायनिक रिसाव आदि में यूज़ होगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन केंद्रों में ये काम करेगा, मतलब राज्य स्तर पर अलग और राष्ट्रीय स्तर पर अलग। जटिल और बड़े पैमाने की जो आपदाएं हैं उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। अब इसका महत्व क्या है? ये भारत का जो लक्ष्य है शून्य हताहत, मतलब कि ज़ीरो नुकसान हो हमें, उसको प्राप्त करने में मदद करेगा। आपदा प्रबंधन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में और भारत को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने में ये मदद कर सकता है। तो ये थे हमारे आज के जो द हिंदू के न्यूज़, मतलब जो हमारे टॉपिक थे ये छोटे ही थे, मतलब इम्पोर्टेंट थे, छोटे थे। इसके अलावा आजकल न्यूज़ में बस वही चल रहा है जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है। तो एक तरफ जो इजराइल है वो ईरान को मतलब ख़त्म करना चाहता है, उसकी जो भी शक्ति है परमाणु बम बनाने की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहता है, और यहाँ तक कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला खामेनेई, तो उनको मारने का भी प्लान चल रहा है। दूसरी तरफ है जो अमेरिका है, वो अमेरिका एक तरह से तो इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो जो आयतुल्ला खामेनेई है उसको मारने के समर्थन में नहीं है। उसने वीटो लगा दी थी उस पर कि हम इसको नहीं मारेंगे, मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है? अमेरिका ने ईरान से धमकी दी है ईरान को कि अगर अमेरिकी हितों को कुछ होता है तो वो ज़रूर इसका बदला लेगा। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले इजराइल ने हमले की शुरुआत की थी, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल क्या कर रहा है, गाज़ा में इतनी ज़्यादा जो अमानवीय संकट फैल रहा है वो भी इजराइल की वजह से है, और आज वो ईरान की तरफ भी अटैक किए जा रहा है। तो ईरान हालांकि ये कहता है कि हमने कोई भी परमाणु जो हथियार है वो बनाने की कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ की है, मतलब हम हथियार नहीं बना रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका के पास खुद के हथियार होते हुए भी, परमाणु हथियार होते हुए भी, वो दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप हथियार ना बनाओ। तो इसी तरह ये न्यूज़ में काफ़ी विवाद का विषय चल रहा है। तो बस आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट थी, इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा और कोई भी अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो हम उसको कल कवर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने कल के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।